नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। बस एक चुटकी सफेद पाउडर और हजारों की जिंदगी खत्म। इसको बनाने के लिए अरंडी के बीजों का इस्तेमाल। ये पोटेशियम साइनाइड से 6000 गुना तेज होता है और इसे भारत में ही बनाकर भारतीयों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सटीक भाषा में कहें तो भारत में एक बार फिर से बायो टेररिज्म सिर उठाने लगा है। आखिर क्या है बायो टेररिज्म, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बस एक चुटकी जहर और हजारों जिंदगी खत्म। साइनाइड से भी 6000 गुना अधिक ताकतवर। अरंडी के बीजों में छिपा रहता है ये महाविष। बस एक बार संपर्क में आए और खेल खत्म। न स्वाद न गंध, केवल मौत। अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मारने की साजिश। बराक ओबामा से डोनाल्ड ट्रंप तक का नाम। सुरक्षा एजेंसियों के किया हर खतरा नाकाम। 36 से 72 घंटे में इंसान की मौत पक्की। जांच में एनआईए ने जुटाए सबूत बेहद खास। हैदराबाद के डॉक्टर ने किया ये घिनौना काम। 3 मुख्य आरोपियों के बेनकाब हुए नाम। घनी आबादी में जहर से होता बुरा हाल। ऑनलाइन कट्टर पंथ ने बिछाया था विषैला जाल। यूएन की रिपोर्ट ने दिया चेतावनी भरा ज्ञान। जैविक हमलों पर देश को देना होगा ध्यान। फसलों और पशुओं पर पड़ती बहुत बड़ी मार। दुश्मन की हर चाल पर होगा अब वार। एनडीएमए की टीमों का दिखेगा अब कड़ा प्रहार। भारतीय सुरक्षा तंत्र ने तेज की अपनी धार। आतंकी मंसूबों की देश में तय है हार। ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क से लेकर जमीनी साजिश तक आईएसआईएस की कथित बायो टेरर प्लानिंग ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में रिसिन के जरिए बड़े पैमाने पर जहर फैलाने की कथित साजिश और यूएन की चेतावनी ने खतरे की गंभीरता सामने ला दी है। भारत में आईएसआईएस से जुड़ी एक कथित बायो टेरर साजिश ने आतंकवाद के बदलते खतरे को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक साजिश में जानलेवा जहरीले पदार्थ रिसिन के जरिए सार्वजनिक जगहों पर बड़े पैमाने पर जहर फैलाने की योजना थी। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मॉनिटरिंग टीम की ताजा रिपोर्ट में आईएसआईएस और अलकायदा की रासायनिक और जैविक हथियारों में लगातार दिलचस्पी का जिक्र किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एनालिटिक्स सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े नेटवर्क कई वर्षों से रासायनिक और जैविक हथियारों की क्षमता हासिल करने में लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इन संगठनों को अब तक इससे जुड़ी तकनीकी चुनौतियों से पार पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अलर्ट है। अलकायदा और आईएसआईएस जैसे संगठन अब समझ गए हैं कि पारंपरिक हथियारों की तुलना में जैविक हथियारों की पहुंच आसान है। रिसिन या बोटुलिनम जैसे एजेंट हासिल करने की उनकी ये कोशिश आतंकवाद के एक नए और बेहद खतरनाक युग की शुरुआत का संकेत है। भारत में आई इस कथित बायो टेरर साजिश ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। भारत के लिए ये खतरा केवल सैद्धांतिक नहीं है। नवंबर 2025 में गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच में इस मामले को आईएसआईएस के इशारे पर रची गई कथित बायो टेरर साजिश से जोड़ा गया। जनवरी 2026 में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और मई में तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एनआईए के मुताबिक तीनों आरोपियों पर सार्वजनिक जगहों पर बड़े पैमाने पर जहर फैलाने के लिए रिसिन का इस्तेमाल करने की योजना बनाने का आरोप है। एजेंसी के अनुसार मुख्य आरोपी मोहिउद्दीन ने अपने हैदराबाद स्थित घर को कथित तौर पर एक गुप्त लैब में बदल दिया था और विदेश में मौजूद आईएसआईएस हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था। एनआईए ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपी आईएसआईएस से जुड़े विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। मामला तब सामने आया जब मोहिउद्दीन को एक टोल प्लाजा पर गैर कानूनी हथियार, 4 लीटर कैस्टर ऑयल और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ पकड़ा गया। उसी दिन उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया।
बाद की जांच में एनआईए ने तीनों की कथित भूमिका को आतंकी साजिश, भर्ती, फंड और हथियारों के प्रबंधन और रेकी से जोड़ा। गुजरात एटीएस और एनआईए की इस संयुक्त कार्रवाई ने एक बहुत बड़ी तबाही को टाला है। जांच में सामने आया कि हैदराबाद के डॉक्टर मोहिउद्दीन ने अपने ही घर को एक खुफिया लैब बना लिया था। इनके पास से जो भारी मात्रा में अरंडी का तेल और अन्य संदिग्ध सामान मिला है, वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि सार्वजनिक जगहों पर इनकी बड़ी साजिश थी। ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट ने बढ़ाई खुफिया विभाग की चिंता। असल में यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि जहरीले पदार्थों से जुड़े निर्देश ऑनलाइन चरमपंथी समुदाय में फैलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में आईएसआईएस की अंग्रेजी भाषा की पत्रिका इनवेट में बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड से जुड़े निर्देशों का जिक्र किया गया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएल के ने रिसिन में खास दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ी है। भारत के लिए मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि जांच एजेंसियों के आरोपों के मुताबिक ऑनलाइन चरमपंथी प्रचार और तकनीकी जानकारी कथित तौर पर जमीनी स्तर पर जैविक विष तैयार करने की कोशिश से जुड़ी। एनआईए के अनुसार आरोपियों ने कमजोर युवाओं की भर्ती, आतंकी फंड और हथियारों के प्रबंधन, रेकी और विदेश में बैठे हैंडलरों से संपर्क जैसी गतिविधियों में भी भूमिका निभाई। आजकल आतंकियों का ट्रेनिंग ग्राउंड अब सीमा पार के कैंप नहीं बल्कि इंटरनेट का डार्क वेब है। इनवेट जैसी पत्रिका और इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स के जरिए युवाओं को सीधे बायोटॉक्सिन और जहर बनाने की तकनीकी जानकारी दी जा रही है। इस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को तोड़ना हमारी एजेंसियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब चुनौती केवल पारंपरिक आतंकी हमलों को रोकने तक सीमित नहीं है। आईएसआईएस और दूसरे जिहादी नेटवर्क वैज्ञानिक जानकारी, मेडिकल विशेषज्ञता और आसानी से उपलब्ध जैविक सामग्री के जरिए बड़े पैमाने पर तबाही वाले हमलों की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट और भारत में सामने आई कथित आईएसआईएस बायो टेरर साजिश ने इस उभरते खतरे को एक साथ सामने ला दिया है। अब आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है। अब उन्हें AK-47 या RDX की जरूरत नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स और पढ़े लिखे युवाओं का ब्रेन वॉश करके आसान जैविक सामग्री के जरिए ये संगठन मास डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर तबाही का जो मॉडल अपना रहे हैं वो पारंपरिक युद्ध से कहीं जा। असल में बायो टेररिज्म या जैविक आतंकवाद का अर्थ होता है राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या विषैले जैविक पदार्थों का जानबूझकर हथियार के रूप में उपयोग करना। पारंपरिक हथियारों जैसे बम या गोली की तुलना में ये एक अदृश्य हथियार होता है जिसे हवा, पानी या भोजन के माध्यम से फैलाया जा सकता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, राइजिन और बोटुलिनम जैसे घातक रोगाणु या टॉक्सिन शामिल है। बायो टेररिज्म असल में एक अदृश्य युद्ध है। इसमें दुश्मन आपको दिखाई नहीं देता। एंथ्रेक्स या रिसिन जैसे टॉक्सिन अगर हवा या पानी में मिला दिया जाए तो बिना किसी धमाके के वे हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। ये राजनीतिक और वैचारिक नफरत फैलाने का सबसे खौफनाक तरीका है। इन अदृश्य हथियारों की संहारक क्षमता काफी अधिक होती है। आबादी घनी होने के नाते इनका फैलाव भी जनता में काफी तेजी से होगा। लिहाजा भारत पर जैविक हमले के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब इसको आइए छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। संक्रमण की त्वरित गति। भारत के कई शहरों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। ऐसे में संक्रामक वायरस या बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैल सकते हैं, जिससे कम समय में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अदृश्य खतरा। जैविक हमला होने के तुरंत बाद लक्षण नहीं दिखते। इनक्यूबेशन पीरियड के कारण, जिससे जब तक हमले की पहचान होती है तब तक बीमारी व्यापक रूप से फैल चुकी होती है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं तो अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी हो जाएगी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के भी संक्रमित होने का खतरा रहता है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है, एक छोटा सा जैविक हमला भी भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते। जब तक हमें बीमारी का पता चलता है
तब तक संक्रमण हजारों में फैल चुका होता है। ऐसे में अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और दवाओं की भारी किल्लत हो जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती किसानी करती है। ऐसे में इस अदृश्य हमले का नुकसान इस पर काफी अधिक होगा। खाद्य सुरक्षा पर असर यदि हमलों फसलों जैसे गेहूं, चावल या पशु पर किसी नए फंगस या वायरस के जरिए किया जाए तो फसलें तबाह हो सकती है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मार। इससे देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है और कृषि पर निर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। महामारी की स्थिति में उद्योग, बाजार और परिवहन बंद करने पड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। अन्य देश भारत से आयात, निर्यात और यात्राओं पर रोक लगा सकते हैं, जिससे निर्यात और पर्यटन उद्योग ठप हो जाएगा। जैविक हमलों का एक मुख्य उद्देश्य समाज में खौफ और अफवाहें फैलाना होता है। भय के कारण जमाखोरी, दंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इसे हम एग्री टेररिज्म कहते हैं। अगर किसी फंगस या वायरस से हमारी गेहूं या चावल की फसल को निशाना बनाया जाए तो सीधे तौर पर देश में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आयात निर्यात ठप पड़ जाएगा, जो देश की रीढ़ तोड़ने के बराबर है। जैविक हमलों के खतरे से निपटने के लिए भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) जैविक आपदाओं के लिए विशेष दिशा निर्देश और त्वरित प्रतिक्रिया बल (CBRN) टीम्स तैयार किए गए हैं। अनुसंधान संस्थान DRDE, रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना और NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र लगातार नए रोगाणु और एंटीडोट्स पर शोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां। भारत जैविक हथियार सम्मेलन BWC का हस्ताक्षर करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायो सुरक्षा नियमों का पालन करता है। भारत सरकार इस खतरे को लेकर पूरी तरह सजग है। हमने पूरे देश में विशेष CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर टीमें तैनात कर रखी है और इसके अलावा हमारे शोध संस्थान जैसे DRDE लगातार नए रोगाणुओं की पहचान करने और उनके एंटीडोट्स तैयार करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। जैविक आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए ऐसे तरीकों की तलाश में रहते हैं जिनसे कम से कम संसाधन लगाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित किया जा सके और खौफ फैलाया जा सके। वे मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करते हैं। एजेंट, रोगाणु हासिल करना, उसे हथियार का रूप देना और फिर उसे फैलाना। किसी भी बायो टेरर हमले की शुरुआत रोगाणु या जैविक टॉक्सिन जैसे रेसिन, एंथ्रेक्स प्राप्त करने से होती है। कुछ रोगाणु जैसे एंथ्रेक्स या राइजिन के लिए अरंडी का बीज प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा ढीली सुरक्षा वाली प्रयोगशालाओं या अस्पतालों से सैंपल चुराए जा सकते हैं। रोगाणुओं को सीधे हवा में फैलाने पर वे धूप या तापमान से मर सकते हैं, इसलिए आतंकवादी रसायनों के जरिए रोगाणुओं को पाउडर, एरोसोल या तरल रूप में तैयार करते हैं ताकि वे लंबे समय तक जिंदा रहे। आधुनिक दौर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए रोगाणु के DNA में बदलाव करके उन्हें एंटीबायोटिक्स या टीकों के प्रति प्रतिरोधी बनाने की साजिशें भी रची जाती है। बायो टेरर फैलाने के प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं? आइए इसे भी लगे हाथ समझ लेते हैं। रोगाणु तैयार होने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हवा के माध्यम से हवा में अति सूक्ष्म कणों का छिड़काव बायो टेरर का सबसे घातक तरीका माना जाता है। स्प्रेयर और ड्रोन्स। कृषि में इस्तेमाल होने वाले स्प्रेयर या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सूक्ष्म कणों का छिड़काव करना। एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम। शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स या बड़े सरकारी दफ्तरों की सेंट्रल AC सिस्टम में एरोसोल छोड़ देना, जिससे सांस लेते ही सैकड़ों लोग संक्रमित हो जाए। शहर के मुख्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या ओवर हेड टंकियों में बोटुलिनम टॉक्सिन या हैजा जैसे रोगाणु मिलाना। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, पैकेज्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स या गोदामों में रखे अनाज पर जहरीले रोगाणु फैलाना। इसे एग्रो टेररिज्म भी कहते हैं। पाउडर के रूप में एंथ्रेक्स जैसे रोगाणुओं को चिट्ठी या पार्सल के जरिए भेजना, जैसा कि 2001 में अमेरिका में एंथ्रेक्स लेटर्स के जरिए किया गया था। किसी अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा बीमारी जैसे स्मॉल पॉक्स या इबोला से किसी व्यक्ति को जानबूझकर संक्रमित करना और उसे भीड़ भाड़ वाले इलाके या यात्रा पर भेज देना।
संक्रमित मच्छरों, पीसुओं या टिक्स को किसी क्षेत्र में छोड़ देना। आतंकी इन रोगाणुओं को सीधे हवा में नहीं छोड़ते क्योंकि धूप में ये मर सकते हैं, इसलिए वो इसे वेपनाइज करते हैं। पाउडर, लिक्विड या एरोसोल में बदलकर इसे ड्रोन्स या बिल्डिंग के एसी वेंटिलेशन में डाल दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए तो अब ऐसे वायरस बनाने की कोशिश हो रही है जिन पर एंटीबायोटिक का भी असर ना हो। असल में बायोटेररिज्म को साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि हमले के तुरंत बाद कोई धमाका या धुएं का गुबार नहीं दिखता। लक्षण 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते बाद दिखने शुरू होते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि कोई प्राकृतिक महामारी या फूड पॉइजनिंग फैली है। जब तक ये साबित होता है कि ये आतंकी हमला है, तब तक रोगाणु हजारों लोगों में फैल चुका होता है। एक छोटा सा सैंपल पूरे शहर में दहशत फैला सकता है, जिसे गरीबों का परमाणु बम भी कहा जाता है। सुरक्षा की भाषा में इसे गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। इसमें कोई धमाका या धुएं का गुबार नहीं होता। शुरुआत में आपको लगेगा कि शहर में कोई आम फूड पॉइजनिंग या बीमारी फैली है, लेकिन जब तक सच सामने आता है तब तक आतंकी अपना मकसद पूरा कर चुके होते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी दहशत है। भारत के खिलाफ ISIS, विशेषकर इसके खुरासान मॉड्यूल या ISKP की कथित बायो टेरर प्लानिंग, जैविक हमले की साजिश का मामला गुजरात ATS और केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक बड़े खुलासे के बाद सामने आया। इसे बिल्कुल सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। विस्फोटकों या गोलियों के इस्तेमाल की बजाय आतंकवादियों ने जैविक जहर, बायोकेमिकल टॉक्सिन के इस्तेमाल का तरीका चुना। इस साजिश में रिसिन नामक अत्यंत खतरनाक और जानलेवा जहर का उपयोग करने की योजना थी। ये जहर अरंडी यानी कैस्टर बीन के बीजों से तैयार किया जाता है। इस साजिश का कथित मास्टरमाइंड एक डॉक्टर था जिसने अरंडी के बीजों से प्रयोगशाला स्तर पर रिसिन जहर बनाने का तरीका निकाल लिया। साजिश के तहत भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों जैसे दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ के बाजार, पीने के पानी के स्रोतों या चुनिंदा ठिकानों पर इस जहर को मिलाकर भारी नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। ये कोई आम साजिश नहीं थी। इसका मास्टरमाइंड एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था। उसने अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके अरंडी के बीजों से प्रयोगशाला के स्तर पर रिसिन जहर निकालने का तरीका खोज लिया था। इनका टारगेट दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले बाजार और पानी के स्रोत थे ताकि भारी जनहानि हो सके। ये एक अदृश्य और खामोश तबाही का दूसरा नाम है जो दबे पांव आती है और फिर चारों तरफ तबाही मचाकर चली जाती है। यानी बम धमाकों में तुरंत आवाज और तबाही देती है, लेकिन जैविक जहर का असर धीरे धीरे और चुपचाप फैलता है। रिसिन जैसे जहर की कोई स्वीकृत दवा या एंटीडोट नहीं है। शरीर में जाने के बाद ये कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य बीमारी या फूड पॉइजनिंग जैसे लगते हैं, जिससे जब तक हमले का पता चलता है तब तक काफी देर हो सकती है। गुजरात ATS और अन्य सुरक्षा बलों ने समय रहते इस मॉड्यूल का भांडा फोड़कर मास्टरमाइंड, जो एक डॉक्टर था, और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से संदिग्ध रसायन, हथियार और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए, जिससे भारत में एक बड़ा बायो टेरर हमला होने से टल गया। रिसिन दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक है। इसकी सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका आज तक कोई स्वीकृत मेडिकल एंटीडोट नहीं है। एक बार ये शरीर के अंदर चला जाए तो ये सीधे कोशिकाओं को मारना शुरू कर देता है। शुरुआत में लक्षण बुखार जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। ISIS की इस कथित बायो टेरर साजिश और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी ने भले ही सुरक्षा चक्र पर सवाल खड़े किए हो, लेकिन नई दिल्ली यानी देश का केंद्रीय सुरक्षा नेतृत्व इस अदृश्य खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। जैविक आतंकवाद के इस बदलते स्वरूप को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के तहत विशेष CBRN केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर रिस्पांस टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। NDRF के स्पेशलाइज्ड बटालियन किसी भी जैविक आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए अत्याधुनिक गियर और डिकंटेमिनेशन किट के साथ तैयार है। यही नहीं, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की प्रयोगशालाएं लगातार नए रोगाणु और जैविक एजेंटों की पहचान और उनके एंटीडोट्स तैयार करने पर शोध कर रही है। खुफिया तंत्र NIA, IB और RAW अब सिर्फ पारंपरिक हमलों पर नहीं बल्कि डार्क वेब, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और मेडिकल एक्सपर्ट पर भी
पैनी नजर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।